हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए हम लोग सेट नंबर 9 करने जा रहे हैं दोस्तों। टेक्निकल फॉल्ट के कारण उस वीडियो में कट गया दोस्तों, इसलिए 10 क्वेश्चन आपको टिक लगा हुआ मिलेगा। आप लोग उस पर देखिए आराम से दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। 3 सेट इसमें कंप्लीट किया जाएगा, सेट नंबर 9, 10 और 11 दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 9 पहले देखते हैं। चलिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन में 11 है दोस्तों। लोकतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करने में किस आंदोलन का योगदान रहा है दोस्तों। 17वीं सदी के इंग्लैंड का मजदूर आंदोलन दोस्तों। लोकतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करने में किस आंदोलन का योगदान रहा है, तो दोस्तों रहा है 17वीं सदी के इंग्लैंड के मजदूर आंदोलन का रहा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं दोस्तों। लोकतंत्र में सिद्धांतों का विकास, लोकतंत्र सिद्धांतों के विकास किस क्रांति का योगदान रहा दोस्तों। तो इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति और रूसी बोल्शेविक क्रांति। और इसलिए इसका डी होगा दोस्तों, उपयुक्त एक से अधिक होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए। ब्रिटेन में व्यक्ति मताधिकार को किस वर्ष लागू किया गया दोस्तों। 1928 में दोस्तों। कब लागू किया गया था व्यक्ति मताधिकार को दोस्तों? 1928 में। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के आरक्षण का क्या प्रावधान है दोस्तों। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में पिछड़े वर्ग के लिए प्रत्येक स्तर कुल स्थानों का 50% आरक्षित। और दोस्तों बी देखिए, इन वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित, और आरक्षित स्थानों को 50% स्थान उसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित दोस्तों। आपका तीनों सही दोस्तों, इसलिए आपका डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए। ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसे है दोस्तों। तो मुखिया को। किसे अधिकार है? मुखिया को दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए दोस्तों। छोटे शहरी क्षेत्र के लिए किस संस्था के निर्माण का प्रावधान किया गया दोस्तों। नगर परिषद। किसका निर्माण किया गया? नगर परिषद का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए। लोकतांत्रिक जन संघर्ष एवं जन आंदोलन का उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो लोकतंत्र की स्थापना, सरकार को बदलना और शासक को बदलना। उपयुक्त एक से अधिक होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए। ग्राम कचहरी को दंड देने की शक्ति की सीमा क्या है दोस्तों। अधिकतम 1000 रुपये का जुर्माना। कितना है दोस्तों? अधिकतम 1000 रुपये का जुर्माना दोस्तों। 119 देखिए। यदि समवर्ती सूची किसी विषय पर केंद्र के कानून और राज्य के कानून के विरोध हो तो किसे मान्यता मिलती है दोस्तों। तो केंद्र के कानून की मान्यता मिलती है। किसे मिलती है? केंद्र के कानून को मान्यता मिलती है दोस्तों, क्योंकि केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां निहित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 119 देखते हैं दोस्तों। देखिए, म्यांमार में किसके विरुद्ध जन संघर्ष चल रहा था दोस्तों। तो सैनिक शासन के विरुद्ध म्यांमार में जन संघर्ष चल रहा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए। क्या बोला? राजा वीरेंद्र विक्रम की हत्या के बाद राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल की संसद को भंग कर किस वर्ष पूर्ण राजशाही की घोषणा की थी दोस्तों। तो 2001 में की थी। कब की गई थी दोस्तों? तो 2002 में दोस्तों। फिर से देखिए क्वेश्चन, फिर से पढ़िए। राजा वीरेंद्र विक्रम की हत्या के बाद राजेंद्र ज्ञानेंद्र ने नेपाल की संसद को भंग करके किस वर्ष पूर्ण राजशाही की घोषणा की थी। तो 2002 में दोस्तों। कब की थी? 2002 में दोस्तों। चलिए 122 देखिए। 6 अप्रैल 2006 से 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन के द्वारा लोकतंत्र की बहाली के लिए चलाए जाने वाला आंदोलन किस घटना का परिणाम है दोस्तों। ये परिणाम दोस्तों हो जाएगा आपका साथियों 2005 में राजा ज्ञानेंद्र द्वारा नेपाल की जनता और निर्वाचित सरकार को भंग करना, ये भी हो जाएगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा
को अभ्यस्त कर नए मंत्रिमंडल का गठन, ये भी होगा दोस्तों। और देश में आपातकालीन की घोषणा, नहीं 1 से अधिक हो जाएगा दोस्तों आपका, 1 से अधिक। चलिए हम लोग 123 देखते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया दोस्तों? तो ये दोहरी नागरिकता का जो सिद्धांत स्वीकार किया, ये अमेरिका में, यूएसए में है दोस्तों, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 124 देखिए, संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम ने नागरिकता को पाने और गंवाने का संबंधी प्रावधान है दोस्तों? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत। किसके तहत दोस्तों? नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा 125 देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है दोस्तों? तो 343 दोस्तों आपका लोकसभा कार्यकारी भाषा के रूप में हिंदी दोस्तों, क्या है? कार्यकारी भाषा के रूप में हिंदी का 343 अनुच्छेद के बारे में वर्णन किया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, 126 क्या बोला जा रहा है? भारत के संविधान के अनुच्छेद सूची 2 या सूची 1 में भारत के संविधान के अनुच्छेद देखना है और उपवन देखना है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए सूची 1 अनुच्छेद 14 क्या बोल रहा है दोस्तों? अनुच्छेद 14 बोलता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा दोस्तों। 14 का 2 हो जाएगा दोस्तों। और फिर देखिए अनुच्छेद 15 क्या बोला जा रहा है? किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश और जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा दोस्तों। आपका अनुच्छेद बी हो जाएगा ये दोस्तों, बी। चलिए और ये आपका ए है दोस्तों, अनुच्छेद 14 हो गया। ये आपका अनुच्छेद 15 है दोस्तों। चलिए अनुच्छेद 16 देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 16 दोस्तों है राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजित से संबंधित सब विषयों पर अफसर की समानता दोस्तों, अनुच्छेद 16 ये हो गया। और अनुच्छेद 17 आपका ये हो गया दोस्तों, अस्पष्टता के अंत कर दिया गया और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध कर दिया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 127 देखिए, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है दोस्तों? ये अनुच्छेद 24 है दोस्तों। किस अनुच्छेद के बारे में बोल रहा है? अनुच्छेद 24 के बारे में बोल रहा है दोस्तों, बच्चों के शोषण के बारे में वर्णन किया गया दोस्तों। चलिए 128 देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों? अनुच्छेद 1 के ए में दोस्तों। किस में दिया गया? अनुच्छेद 1 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है दोस्तों? अनुच्छेद 26 के तहत दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 25 के तहत, सॉरी दोस्तों, अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता माना गया दोस्तों। ऐसे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया दोस्तों? तो अनुच्छेद 25 के तहत। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 130 में देखिए, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार किंतु मूल अधिकार नहीं है दोस्तों, वो कौन अधिकार है दोस्तों? तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार नहीं है दोस्तों। कौन सा अधिकार नहीं है दोस्तों? आपका इनमें से सभी है दोस्तों, मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। उपयुक्त में इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। इसमें आपका क्या होगा? इनमें से कोई नहीं दोस्तों। चलिए हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों देखिए 23 से 24 है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30 है दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों 25 से 29 तक, 25 से 28 तक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिम पूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा दोस्तों? ये अनुच्छेद
24 में लिखा गया। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 24 में दोस्तों। चलिए 132 देखिए, मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया, परंतु अब इसमें केवल 6 श्रेणियां बचा है दोस्तों। कितने? 6 श्रेणियां दोस्तों। मूलभूत संविधान, मूल संविधान, यहाँ पे यह क्वेश्चन पकड़िएगा, ये पूछा गया बीपीएससी 2.0 में दोस्तों। आपका हो गया 132 का दोस्तों, ये हो गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 133 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों? तो हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार में किस श्रेणी में नहीं आता है दोस्तों? आपका एक गलत है। चलिए हम लोग आगे देखिए 34 देखिए, कौन सा मौलिक अधिकार अब मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया दोस्तों? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा गया दोस्तों, 300 के क के तहत रखा गया दोस्तों। चलिए 135 देखिए, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं, मूल संविधान के भाग हैं दोस्तों। क्या है? मूल संविधान के भाग है मौलिक अधिकार दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 136 देखिए, समता का अधिकार है दोस्तों। समता का अधिकार क्या होता है? राज्य द्वारा महिला और बच्चों द्वारा पिछड़ी जातियों और विशेष प्रावधान के लिए प्रतिबंध लगाता है। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। राज्य को निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करने की अनुमति, ये भी गलत है। राज्य को महिलाओं और बच्चों तक पिछड़ी जातियों के लिए विशेष प्रबंध करने की अनुमति देता है दोस्तों। आपका सी सही है दोस्तों। 127 किसने कहा? आदेशित निर्णय को सार्वजनिक कल्याण के लिए लागू करना ही नागरिकता है दोस्तों। तो ये अरस्तू का दोस्तों, किसका कथन है? ये अरस्तू का कथन है। सॉरी दोस्तों, अरस्तू का नहीं, लॉस्की का है। किसका कथन है दोस्तों? लॉस्की का है। फिर देखिए, आदेशित निर्णय को सार्वजनिक कल्याण के लिए, आदेशिक निर्णय को सार्वजनिक कल्याण के लिए लागू करना ही नागरिकता कहलाता है। लॉस्की का कथन है। किसका? लॉस्की का। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 138 देखते हैं, किसने कहा? वह व्यक्ति जिसे किसी राज्य के विमर्श एवं न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार उस राज्य का नागरिक कहलाता है दोस्तों। ये हो जाएगा आपका अरस्तू का। किसका कथन है? ये अरस्तू का दोस्तों। फिर से देखिए, इसने कहा है कि वह व्यक्ति जिसे किसी राज्य के विमर्श एवं न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है उस राज्य का नागरिक कहलाता है। अरस्तू कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, 139 क्या बोला रहा है दोस्तों? इसने कहा, जब मनुष्य दूसरों के लिए जीता है तभी वह अपने लिए भी जीता है दोस्तों। ये कहते कॉन्डरसेंट दोस्तों। कौन कहते? कॉन्डरसेंट कहते दोस्तों। कौन? कॉन्डरसेंट दोस्तों, कॉन्डरसेंट कहते। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 140 देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी माना जाता है दोस्तों? तो यह है दोस्तों आपका राष्ट्रपति है। कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, यूएस संविधान की विशेषताएं कौन से जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई दोस्तों? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया दोस्तों। कौन सा है? तो उच्चतम न्यायालय दोस्तों आपका इधर एक से अधिक है दोस्तों। मौलिक अधिकार न्यायिक समीक्षा भी वहीं से लिया गया है, मौलिक अधिकार भी है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया दोस्तों, इसलिए एक से अधिक होगा इसमें दोस्तों। चलिए हम लोग 142 देखते हैं, किसको नए राज्य बनाने और वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार है दोस्तों? ये सब अधिकार संसद के पास। किसके पास दोस्तों? संसद के पास है। ये हम लोग 143 देखते हैं, राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है दोस्तों? राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है? किसी भी व्यक्ति को जो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए पात्र हो, आपका दोस्तों बी होगा। किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो, किसी भी व्यक्ति को जो उस समय का राज्यसभा का सदस्य हो, उसे हम उपसभापति के लिए चुन सकते हैं दोस्तों। 144 देखिए, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा के लिए दोस्तों 2 होती है। चलिए हम लोग 145 देखते हैं, कौन सा कथन सही है दोस्तों? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, गलत हो गया दोस्तों। आकस्मिक रिक्तियां दौरान उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ये आपका सही है दोस्तों, बी। देखिए, जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में भी काम करना बंद कर देते हैं दोस्तों। राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो राज्यसभा के अध्यक्ष काम करना बंद कर देते हैं, तो ये भी सही है दोस्तों, इसलिए आपका
एक से अधिक होगा, क्या होगा दोस्तों, एक से अधिक आंसर होगा दोस्तों। चलिए हम लोग 146 देखते हैं। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40 है दोस्तों। कौन सा? अनुच्छेद 40। ये हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है दोस्तों? राष्ट्रीय शासन लागू जो किया जाता है, ये अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय शासन लागू किया जा सकता है। किसके तहत? 356 के तहत दोस्तों। चलिए 148 देखते हैं। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं? कौन राष्ट्रीय निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं दोस्तों? तो निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं लोकसभा के निर्वाचन के सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचन के सदस्य। आपका एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? एक से अधिक। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 149। राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों। कौन दिलाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाते हैं। 150 देखिए, राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कब करता है? संकट काल की घोषणा कब करता है दोस्तों? अपने स्वविवेक से संकट काल की घोषणा करता है। कैसे दोस्तों? अपने स्वविवेक से। सॉरी दोस्तों, संकट काल की घोषणा अपने स्व राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कब करता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर दोस्तों। किसके? प्रधानमंत्री की सलाह पे दोस्तों। प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा करता है दोस्तों राष्ट्रीय संकट काल की घोषणा दोस्तों। इसलिए आपका इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम लोग सेट नंबर 10 देख रहे हैं दोस्तों। देखिए, किसने कहा है धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसका अपना कोई धर्म नहीं है और जो सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है दोस्तों, वो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं हम लोग ऑप्शन। ये कौन बोले थे दोस्तों? ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन बोले दोस्तों। कौन बोले थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं बोले दोस्तों, दुर्गादास बसु बोले। कौन बोले? दुर्गादास बसु दोस्तों। 112 देखिए, किसने कहा धर्म से जीवन के विभिन्न कार्यों से संगति आती है? धर्म से जीवन के विभिन्न कार्यों से संगति आती है और इससे उसको दिशा प्राप्त होता है दोस्तों। इनका कथन है दोस्तों, ये कथन है आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन का। किसका? डॉक्टर एस राधाकृष्णन का दोस्तों। फिर से देखिए, किसने कहा धर्म से जीवन के विभिन्न कार्यों में संगति आती है और इससे उसको दिशा प्राप्त होती है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दोस्तों। 113 देखिए, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता दोस्तों, सबसे बड़ी जो विशेषता है ये दोस्तों आपका हो जाएगा सबसे बड़ी संविधान दोस्तों। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी संविधान है दोस्तों। 114 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए तथा हमें अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखने में स्वतंत्र है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका दोस्तों अनुच्छेद 25 के तहत। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 25 के तहत दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया दोस्तों? तो अनुच्छेद 48 के तहत दोस्तों गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। किस अनुच्छेद के दोस्तों? अनुच्छेद 48 के तहत दोस्तों। चलिए 116 देखिए, शांति की समकालीन चुनौतियाँ है दोस्तों। शांति की समकालीन चुनौतियाँ है आतंकवादियों द्वारा आधुनिक हथियार व उन्नत तकनीकों का प्रयोग गलत हो जाएगा दोस्तों। दबंग राष्ट्रों के अपनी संप्रभुता प्रभावपूर्ण प्रदर्शन दोस्तों। क्या होगा? तो एक से अधिक होगा दोस्तों। वैश्विक समुदाय की मूकदर्शिता भी होगा। शांति के समकालीन चुनौतियां का कारण तीनों होगा दोस्तों आपका। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 117 देखिए, किसको कायम करके शांति को सर्वोत्तम रूप से पाया जा सकता है दोस्तों? स्वतंत्रता को, समानता को और न्याय को, तीनों को
कायम करके शांति की सर्वोच्चता को पाया जा सकता है दोस्तों, इसलिए आपका डी होगा दोस्तों। 118 देखिए, इस्लामी आतंकवादियों द्वारा न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था दोस्तों। ये कब किया गया था? तो 11 सितंबर 2001 को किया गया था। तो कब किया गया था? 11 सितंबर 2001 को आतंकवादियों द्वारा न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर दोस्तों। चलिए 119 देखिए, विकास की अवधारणा का सशक्तिकरण हुआ दोस्तों। ये हुआ आपका दोस्तों 1950-60 के दशक में विकास की अवधारणा का सशक्तिकरण दोस्तों 1950-60 के दशक में हुआ था दोस्तों। 120 देखिए, समाजवाद शब्द का प्रथम बार पर उपयोग करने वाला था दोस्तों। समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला कौन था दोस्तों? ये था आपका रॉबर्ट ओवन थे दोस्तों। कौन थे? रॉबर्ट ओवन। समाजवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग करने वाले कौन थे? समाजवाद का रॉबर्ट ओवन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए दोस्तों, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। यह किसका कथन है दोस्तों? जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। ये कथन आपका मुसोलिनी का है। किसका है दोस्तों? मुसोलिनी का है। मुसोलिनी का कथन है, जिसे जीना है उसे युद्ध कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 देखिए दोस्तों, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। अनुच्छेद 124 क्या होता है? 124 के तहत दोस्तों उच्चतम न्यायालय है। 52 के तहत दोस्तों 52 आपका हो जाएगा आपातकाल से संबंधित दोस्तों। क्या होगा? सॉरी दोस्तों, 52 आपका राष्ट्रपति है, 5 आपका नागरिकता संबंधित है, और 352 आपका आपातकाल संबंधित है। 352 आपका आपातकाल से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 127 देखिए, विधान परिषद के चुनाव लड़ने की इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष दोस्तों। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष दोस्तों। 124 देखिए, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति मृत्यु आपातकाल की घोषित कर सकते हैं दोस्तों? अनुच्छेद 360 की घोषणा करके दोस्तों, अनुच्छेद 360। 125 देखिए, डैश तक जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। ये है दोस्तों परमादेश। कौन सा है दोस्तों? परमादेश ये लागू होता है। क्या होता है? परमादेश दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 126 देखिए, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। प्लेटो दोस्तों, प्लेटो की दार्शनिक राजा प्लेटो है। दार्शनिक राजा दोस्तों आपका 3 है दोस्तों। फिर देखिए, रोल्स हो गया निष्पक्षता के रूप में न्याय। बेंथम दोस्तों, बेंथम हो गया आपका उपयोगितावादी। अब मार्क्स दोस्तों अतिरिक्त मूल्य हो जाएगा दोस्तों। 126 का आपका कितना है? बी है दोस्तों। सही है। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं फिर से। प्लेटो है आपका दार्शनिक राजा दोस्तों, और रोल्स हो गया आपका निष्पक्षता के रूप में न्याय। बेंथम दोस्तों आपका उपयोगितावाद, और मार्क्स आपका हो गया दार्शनिक राजा दोस्तों। चलिए 127 देखते हैं हम लोग, सुमेलित करना है। फिर देखिए, वित्त आयोग दोस्तों, वित्त आयोग आपका अनुच्छेद 280 वित्तीय आपातकाल की स्थिति 360 दोस्तों, और राज्यसभा में अखिल भारतीय सभा सीजन 312 हो जाएगा 312 दोस्तों, और संविधान संशोधन 368 हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग 128 देखते हैं। राज्य प्रशासन की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है दोस्तों? वास्तविक कार्यपालिका शक्ति राज्य प्रशासन की मुख्यमंत्री में होती है। किसमें? मुख्यमंत्री में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। 129 देखिए, राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है दोस्तों? तो विधान सभा के बहुमत प्राप्त व्यक्ति को दोस्तों। चलिए हम लोग 129 देख लिए। 130 देखते हैं दोस्तों। राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को नियुक्ति कैसे होती है? राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है दोस्तों? मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के दोस्तों, मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा दोस्तों। 131 देखिए, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच का क्या संबंध होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद बैठकों की अध्यक्षता करता नहीं दोस्तों, ये भी नहीं होगा आपका। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक, निर्देशक और संहार करता है दोस्तों। आपका सी है दोस्तों। आपका डी हो जाएगा दोस्तों। मुख्यमंत्री परिषद का प्रधान भी होता है और परिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी कर दोस्तों। आपका एक से अधिक इसमें आंसर लेगा दोस्तों।
चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए 132 देखिए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी अवस्था होती है दोस्तों? दोहरी होती है। कैसी होती है? दोहरी दोस्तों। क्या बोला? भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था होती है? एकहरी होती है। कैसी होती है दोस्तों? एकहरी व्यवस्था होती है। एकहरी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 133 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति करता है दोस्तों। मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति करता है दोस्तों। चलिए 134 देखिए, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पदच्युत कैसे किया जा सकता है दोस्तों? सदनों के पर सदन संसद के दोनों सदनों में पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों। 134 का बी देखिए, ठीक है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों को पदच्युत कैसे किया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 135 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति का क्या अर्थ होता है दोस्तों? अर्थ होता है संसद और निर्मित विधि का संवैधानिकता की जांच करना दोस्तों। क्या होता है साथियों? तो जांच करना होता है। कार्यपालिका के आदेशों को संवैधानिकता की जांच करना, ये भी होता है। संविधान के विरुद्ध पाए जाने वाले और असंवैधानिक घोषित करना, तो ये गलत है आपका। एक से अधिक होगा दोस्तों। क्या होगा? एक से अधिक दोस्तों। चलिए 136 देखते हैं, संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति। संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति दोस्तों प्रधानमंत्री में होती है। किसमें? प्रधानमंत्री में। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते चलते हैं। 137 देखिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें होती है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति में होती है। किसमें दोस्तों? राष्ट्रपति में। 138 देखिए, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया दोस्तों? तो केवल 3 बार दोस्तों। केवल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। 1962, 1965, 1971 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 139 राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है दोस्तों? तो कोई सेवानिवृत्ति आयु राष्ट्रपति की नहीं है दोस्तों। इनमें से कोई नहीं होगा। 140 देखिए, कौन सा व्यक्ति संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार है दोस्तों? तो BN राव है। कौन है सर? BN राव संविधान सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, उस राज्य प्रगठन आयोग के अध्यक्ष कौन है था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों को पुनः सीमांकन करने की कोशिश की दोस्तों? तो फजल अली थे दोस्तों। कौन थे? फजल अली थे दोस्तों। कौन? तो फजल अली थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई दोस्तों? मौलिक अधिकार को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोस्तों। आपका एक से अधिक होगा दोस्तों। इसमें भी आपका एक से अधिक होगा। 143 देखिए, स्वतंत्र भारत का वो सबसे पहला राज्य कौन था जिसे केवल भाषाई आधार पर बनाया गया दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश था दोस्तों। कौन था? आंध्र प्रदेश दोस्तों। चलिए 144 देखिए, भारत का पहला और राजनीतिक राष्ट्रपति और राजनीतिक राष्ट्रपति कौन था दोस्तों? ये राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे दोस्तों। ये वैज्ञानिक थे दोस्तों। तो देखिए आपका 145 देखिए, राष्ट्रपति संविधान किस अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत दोस्तों। 146 देखिए, एकात्मक संरचना और आदेशात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण क्या होता है? USA दोस्तों। कौन सा? USA है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, USA नहीं है। ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका दोस्तों हो जाएगा फ्रांस होगा। कौन सा शहर होगा दोस्तों? फ्रांस होगा। फिर से देखिए पढ़िए, एकात्मक संरचना और आदेशात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण है तो फ्रांस है दोस्तों। चलिए हम लोग 147 देखते हैं।
धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी पाता है। तो अनुच्छेद 27 में ये इसका वर्णन किया गया। 148 के संघात्मक शासन का क्या लक्षण है दोस्तों? संघात्मक शासन का क्या लक्षण है? तो दोस्तों सत्ता की विभाजन के लिए लिखित संविधान, यही लक्षण है दोस्तों। क्या है आपका? सी भी है, बी भी है, ए भी है। दोस्तों दोहरे स्तर पर सरकार, दोहरे स्तरों को सत्ता का विभाजन और सत्ता विभाजन के लिए लिखित संविधान, एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग 149 देखते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था में दोस्तों आपका हो जाएगा शासन संचालन की समस्त शक्ति केंद्रीय सरकार के पास होती है। सही है दोस्तों। शासन का एक ही स्तर होता है, ये भी सही है। संविधान द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन नहीं होता है दोस्तों, होता है, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन आपका डी एक से अधिक होगा। चलिए 150 देखिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था दोस्तों? तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ दोस्तों। कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग सेक्टर नंबर 11 देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है दोस्तों? तो अमेरिका से ली गई है, इसलिए उपर्युक्त में से इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया था? यूएसए से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर कूच करते हैं। 122 देखिए। अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र जो बढ़ते क्रम है दोस्तों, पहले उत्तर प्रदेश में आपका हो जाएगा 80 सीट दोस्तों। इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखिए पहले आएगा आपका यूपी में हो जाता है, अब राज्य में 403 सीट है दोस्तों। उसके महाराष्ट्र में आपका हो जाएगा 288, पश्चिम बंगाल में 294 सीट है, बिहार में 243 सीट है दोस्तों। इसलिए आपका कोई भी अवरोही क्रम में नहीं है दोस्तों, इसलिए आपका इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम लोग 123 देखते हैं। क्यों लोकतंत्र सरकार का वह एक बेहतर प्रारूप है दोस्तों? क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? यह अधिक उत्तरदायी या निर्णय लेने की विशिष्टता या मतभेद और संघर्ष का निपटारा करता है दोस्तों। आपका सी होगा दोस्तों। क्या होगा आपका? एक से अधिक होगा दोस्तों। वह अधिक उत्तरदायी इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता है, यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है। उपयुक्त एक से अधिक होगा दोस्तों। 24 देखिए। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निष्ठारण किसकी सलाह से करता है? तो मंत्री परिषद के सलाह से दोस्तों। किसकी सलाह से? मंत्री परिषद की सलाह से दोस्तों। चलिए हम लोग 125 देखते हैं। दल बदल विरोधी कानून का सुझाव देता है दोस्तों। तो पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित किया गया था दल बदल विरोधी कानून को दोस्तों। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए दोस्तों। 26 क्या बोला गया है? किसका कथन है? लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए एवं जनता द्वारा दोस्तों। ये बोले कौन है दोस्तों? तो अब्राहम लिंकन का यह स्टेटमेंट है। किनका स्टेटमेंट है? तो अब्राहम लिंकन का दोस्तों। फिर से देखिए। लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है एवं जनता द्वारा है दोस्तों। कौन बोले? अब्राहम लिंकन दोस्तों। चलिए 127 देखिए। शिक्षा के अधिकार 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत है दोस्तों? इस स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत दोस्तों? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 128 देखिए। किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित है दोस्तों? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों मौलिक कर्तव्य निहित किया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए। कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं है दोस्तों? तो इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। कौन नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं है दोस्तों संविधान सभा के। संविधान सभा के सदस्य महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना आदि भी नहीं थे दोस्तों। संविधान सभा की मांग 1934 में एम एन राय ने किया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्रस्ताव पर हुआ था। संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों का प्रावधान किया गया था, जिसमें 292 सदस्यों में से ब्रिटिश भारत
फ्रांस से 4 सदस्यों, चीफ कमिश्नरी से क्षेत्र से और शेष 93 देशी रियासत से चुनकर आए थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है दोस्तों 130 है। 130 में क्या बोला जा रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। बोला जा रहा है दोस्तों कि धन विधेयक जो है, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन औचित्य है दोस्तों। यह वित्तीय मामले से संबंधित है, यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है दोस्तों, केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं इसमें भी होगा दोस्तों। क्यों होगा, इसका बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसके बारे में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 109 में वर्णित किया गया दोस्तों। और देखिए धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में किया गया। और धन विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। धन विधेयक को लोकसभा से पारित होने या करने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों के अंदर लोकसभा को वापस भेजती है। राज्यसभा यदि 14 दिन के अंदर वापस नहीं भेजती है तो दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 131 देखिए, भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया दोस्तों। भारतीय उच्चतम न्यायालय जो है अस्तित्व में आया था दोस्तों 26 जनवरी, कब आया था, ये 26 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। 26 जनवरी 1961 नहीं दोस्तों, 1950 को। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए इसलिए इसका भी आंसर दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि भारतीय उच्चतम न्यायालय के अस्तित्व में कब आया, 26 जनवरी 1950 है दोस्तों। 132 देखिए, लोक अदालत के बारे में कौन सा कथन सही है। यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है दोस्तों, सही है। एकल पेशीर विवाद निवारण करता है, ये भी सही है। त्वरित न्याय देता है, ये भी सही है दोस्तों। सेवानिवृत्ति जज लोक अदालत चलाता है। सेवानिवृत्ति जो जज होते हैं लोक अदालत को चलाते हैं, सही है दोस्तों। एक सर्वोच्च न्यायालय, ये गलत है दोस्तों। आपका 1 2 3 4 दोस्तों, आपका सी है दोस्तों। 133 देखिए, किस विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 89 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरफ पालन किया गया दोस्तों। तो ये दक्षिण अफ्रीका में हो रहा था। कहाँ पे दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर कूच करते हैं दोस्तों। देखिए 134 क्या बोला, राष्ट्रीय बेओर दिवस। राष्ट्रीय बेओर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है साथियों आपका 25 जनवरी को दोस्तों। 25 जनवरी को बोअर दिवस बनाया जाता है। बोअर का युद्ध 1899 से 1902 के बीच दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज के विरुद्ध हुआ था। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, 25 जनवरी 1950 से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन औचित्य है दोस्तों, गलत पूछा है। तो इसमें 15 सदस्य होते हैं, सही है। 5 अस्थायी और 10 चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्ष के लिए किए जाते हैं। आपका ये गलत है दोस्तों। प्रत्येक औचित्य पूछा है दोस्तों, तो ये आपका सही है। प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति है, ये भी आपका सही है दोस्तों। IMF विश्व बैंक इसकी निर्धारण एजेंसियां दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। IMF इनकी निर्धारण एजेंसियां नहीं है दोस्तों। इनकी जो एजेंसियां हैं दोस्तों, ये सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य के लिए इस बात को शामिल करने के लिए अमेरिका सहित अनेक देशों ने समर्थन भी प्राप्त है दोस्तों। IMF और विश्व बैंक इसकी एजेंसियां नहीं है दोस्तों। सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिस मैन भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है दोस्तों। चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रतिभारित है, तो दोस्तों सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग दोस्तों, ये भी हो जाएगा। और वोटरों को धमकाने अत्यधिक धन का प्रयोग, ये भी होगा।
दल गठबंधन लोक समर्पण समर्थन का विश्वास 1 से अधिक होगा इसमें दोस्तों। चलिए हम लोग एक सही देखें। मंडल आयोग 1980 की रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक शैक्षिक तौर पर पिछड़े वर्गों के कितने प्रतिशत आरक्षण की प्रावधान किया? 27% हो। कितना? 27% दोस्तों। 138 देखिए, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के हृदय एवं आत्मा कहलाता है दोस्तों? तो इसमें दोस्तों इनमें से संस्कृति को शैक्षिक नहीं, 32 होता है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 32 को बोला गया है डॉक्टर बीआर अम्बेडकर के द्वारा। तो हृदय एवं आत्मा दोस्तों। 139 देखिए, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है दोस्तों? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, इसमें भी है दोस्तों। ये जो है क्या बोला, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है दोस्तों? ये हो जाएगा अल्पसंख्यक संबंधी मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29 से 30 में किया गया दोस्तों, जो इसमें से कोई नहीं है दोस्तों, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। 29 से 30 में विशेष उपबंध किया गया है। 29 में देखिए, देखो अल्पसंख्यकों को भाषा लिपि और संस्कृति के संबंधित है, और 30 में दोस्तों शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों में अधिकार से संबंधित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 140 देखिए, संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? तो संविधान सभा के बारे में क्या, इसमें 300 से अधिक सदस्य थे संविधान सभा में दोस्तों। तो जुलाई 1940 की प्रथम सभा हुई थी। इसने 1935 के अधिनियम से बहुत से विवरण एवं विधियों का अभिग्रहण किया दोस्तों। ये आपका हो जाएगा बी दोस्तों। जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई, जुलाई में दोस्तों। इस दिसंबर में कब हुआ था प्रथम सभा दोस्तों इसका? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों प्रथम सभा हुई थी, और स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनाया गया था दोस्तों। चलिए 123 देखिए, कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है दोस्तों? बेल्जियम की एक सरकार है जिसमें फ्रेंच डच भाषी दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व होगा। ये सही है दोस्तों। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। 2 सरकारों के अतिरिक्त तीसरे प्रकार की सरकार को सामुदायिक सरकार बनाया जाता है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा 1 से अधिक इनमें से दोस्तों। देखिए, बेल्जियम का संविधान निर्दिष्ट रहता है केंद्र सरकार डच और फ्रेंच मध्यम संख्या बराबर है, सही है दोस्तों। और ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार है जिसमें फ्रांसीसी और डच दोनों का समान प्रतिनिधि है। बेल्जियम में एक तीसरी प्रकार की सरकार है जिसे सामुदायिक सरकार कहा जाता है। बेल्जियम में राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। राज्य सरकारें जो केंद्र सरकार के अधीन नहीं है बेल्जियम में दोस्तों। सामुदायिक सरकारें आम लोगों को भी शासन में शामिल करता है सामुदायिक सरकार है दोस्तों। बेल्जियम यूरोप में उदार राजनीति का एक मॉडल है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों? तो 1956 में। कब किया गया था? 1956 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 143 के पावर शेयरिंग के बारे में कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है, सही है। सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की जाती है। प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप से शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है, भले ही छोटा हो या सामाजिक विभाजन ना दोस्तों। तो इसमें से क्या होगा? इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। पावर शेयरिंग के बारे में कौन सा? इनमें से सभी सही है दोस्तों। देखिए, पावर शेयरिंग किसे कहते हैं, इसको पढ़ते हैं थोड़ा। पावर शेयरिंग का हिंदी में अर्थ होता है शक्ति का विभाजन दोस्तों। और देखिए, पावर शेयरिंग के कार्यों और दायित्वों का स्पष्ट रूप से बंटवारा और विभाजन करना। भारत में संघीय ढांचा है जो कनाडा देश से लिया गया। भारतीय संघीय ढांचा की मुख्य विशेषता शक्तियों का बंटवारा होता है, और भारतीय संविधान के 7वीं सूची में शक्तियों का बंटवारा से संबंधित है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में बांटा गया। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच क्षेत्राधिकार का विभाजन होता है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है दोस्तों? जंगल आपका किस में समवर्ती सूची में शामिल है दोस्तों? जंगल जो है। चलिए हम लोग 145 में किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है दोस्तों? किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है?
ये दोस्तों चीन में, किस में दोस्तों, चीन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर चलिए देखिए, समान प्राथमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है दोस्तों, सभी लोगों के लिए समान वेतन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। समान परिश्रम अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है, सभी लिंगों के लिए समान वेतन दोस्तों, सभी लिंगों के लिए समान वेतन का निर्धारण करता है दोस्तों। 147 महात्मा गांधी ने कहा करते थे कि डैश राजनीतिक कभी अलग नहीं होता धर्म से, राजनीतिक को कभी अलग नहीं किया जा सकता दोस्तों धर्म से। महात्मा गांधी कहा करते थे कि धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता। 148 देखिए, तो लोकतंत्र के बारे में कौन सा तंत्र है, लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। आपका ए सही है। लोकतंत्र के बारे में कौन सा तंत्र है, लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है दोस्तों। कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है दोस्तों, कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जा सकती है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका देश के लिए कानून बनाते हुए, देश के लिए कानून बनाते हुए सहयोग से एक पार्टी दूसरी को सरकार बनाने में सहयोग करती है, उनके विचार और मत समान हो सकते हैं सभी मुद्दों पर दोस्तों, यानी एक से अधिक होगा दोस्तों। देखिए, लोकतंत्र मतदाता राजनीतिक पार्टी हृदय और आत्मा की तरह होती है दोस्तों। राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र का कल्याण नहीं किया जा सकता। राजनीतिक दलों की प्रवृत्ति विचारधाराओं के आधार पर निर्माण होती है। राजनीतिक दलों में एक राजनीतिक दल और संयुक्त रूप से बहुमत साबित कर शासन करते हैं। विश्व में अधिक लोकतांत्रिक देशों में बहुदलीय व्यवस्था है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में 2 दलीय व्यवस्था है। चीन 1 दलीय शासन प्रणाली है दोस्तों। चलिए हम लोग 150 देखते हैं। एक राज्य पार्टी बनाने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम सुरक्षित करना पड़ता है दोस्तों। राज्य पार्टी बनाने के लिए दोस्तों, राज्य पार्टी बनाने के लिए कम से कम 8% वोटों का जरूरत है। कितने, 8% दोस्तों। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका यहीं पे कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग अभी और है दोस्तों। निम्न में कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है दोस्तों, एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है। ये हो जाएगा आपका दोस्तों किस मॉडल पर आधारित है, ये स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। किस पे दोस्तों, स्विट्जरलैंड। देखिए, निम्न में कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है, स्विट्जरलैंड दोस्तों। 152 देखिए, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण दोस्तों, पावर शेयरिंग इसे ही बोलते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 154 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 324 दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद, 324 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर कूच करते हैं। भारतीय निर्वाचन 324 329 अनुच्छेद का वर्णन किया गया दोस्तों। 155 देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है दोस्तों, मुकदमे और कार्रवाई से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 दोस्तों मुकदमे और कार्रवाई से। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक, जितनी मन हो, जितनी बार इच्छा हो उतनी बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए बन सकते हैं दोस्तों। उपयुक्त में एक से अधिक होगा दोस्तों। हम लोग 157 देखते हैं, भारतीय संविधान में बनने के लिए कितना समय लगता है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन दोस्तों। चलिए 158 देखिए, लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी, लोकसभा में प्रथम महिला सभापति दोस्तों मीरा कुमार। कौन थी, मीरा कुमार दोस्तों। 159 देखिए, किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना किया गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1992 के तहत किया गया था। किस वर्ष दोस्तों, 1993 में। कब किया गया राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना दोस्तों, तो 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। कब दोस्तों, 12 अक्टूबर 1993 को दोस्तों।
इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पूछा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो दोस्तों 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 160 के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है राष्ट्रीय आपातकाल में दोस्तों। राष्ट्रपति को 360 के अनुच्छेद में वित्तीय आपातकालीन की घोषणा करने का अधिकार है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका वीडियो यहीं स्टॉप होता है। आप भाई बहनों को वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।